हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ओवेरियन कैंसर। तो कैंसर के बारे में आप सभी को पता है कि कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी पार्टिकुलर पार्ट की सेल्स में एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाती है या एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर। तो अब अगर अपन बात करें ओवेरियन कैंसर की, तो जो ओवेरीज होती है फीमेल्स में, जिनका काम क्या होता है, ओवुलेशन करना यानी ओवम का फॉर्मेशन करना। तो ये जो ओवेरीज हैं उनकी सेल्स में अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, प्रोलिफ्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैंसर। जैसा यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ओवेरियन कैंसर इज ए डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स विद इन वन और बोथ ओवेरीज। ओवेरियन कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो उसकी सेल्स है उसमें रैपिड ग्रोथ होने लग जाती है और डिवीजन होने लग जाता है। अब जो ओवेरीज की बात करें तो दो ओवेरीज प्रेजेंट रहती है, तो दोनों ओवेरीज में भी कैंसर हो सकता है या एक में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, व्हेन ग्रोथ कंट्रोल इज लॉस्ट एंड सेल्स डिवाइड टू मच एंड टू फास्ट ए सेलुलर मास और ट्यूमर इज फॉर्म। अब जो यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो रही है एक्सेसिव अमाउंट में, अगर वो अनकंट्रोल तरीके से होने लग जाए, ज़्यादा मात्रा में होने लग जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरीज में एक मास बन जाता है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ओके, तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स की। तो जो ओवेरियन कैंसर की एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, बट यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होंगे, तो इसमें फर्स्ट वन आता है एज। जो 50% केसेस हैं ओवेरियन कैंसर के, वो कब देखने को मिलते हैं, किन फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, जिनकी एज 65 साल से ज़्यादा है, उनके अंदर जो है ओवेरियन कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, मीन्स किसी फीमेल की फैमिली में पहले किसी को ओवेरियन कैंसर हो चुका है तो चांस हो सकते हैं कि उनको भी हो। नेक्स्ट वन हो सकता है यूज़ ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स। फर्टिलिटी ड्रग्स वो होती हैं जो ओवुलेशन को स्टिमुलेट करती है, ओवम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। तो अगर कोई फीमेल फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज़ करती है तो उनमें चांस हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के। नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, मीन्स किसी फीमेल में किसी अदर टाइप का अगर कैंसर पहले से प्रेजेंट है या था, लाइक जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है या कोलोन कैंसर है, इस तरह के कैंसर अगर पहले प्रेजेंट थे या हैं तो उन फीमेल्स में ओवेरीज कैंसर भी हो सकते हैं। और मोस्ट केसेस ब्रेस्ट कैंसर वाले में देखने को मिलते हैं। अगर किसी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट है तो उनमें ओवेरियन कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है मेंस्ट्रुएशन, मीन्स किस किस फीमेल में जो है 12 साल से पहले ही अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, मीन्स जिसको मीनार्की हम बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो अगर 12 साल की एज से पहले ही स्टार्ट हो जाए अर्ली एज में, या जो मीनोपॉज है, मीनोपॉज मतलब सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बंद हो जाना, वो अगर 50 साल के बाद में हो रहा है, लेट मीनोपॉज हो रहा है, तो ऐसी फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इस फैक्टर आता है वुमेन्स हु हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, मीन्स कुछ ऐसी फीमेल्स जो कभी ही प्रेग्नेंट ना हुई हो, नल्ली पेराइटी बोलते हैं उस टर्म के लिए, टर्म यूज़ होता है नल्ली पेराइटी। तो अगर कोई फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो तो उनमें भी ओवेरियन कैंसर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ टेल्कम पाउडर टू जिनाइटल एरिया और सैनिटरी नेपकिन्स। जो टेल्कम पाउडर्स वगैरह आते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं। तो अगर कोई फीमेल जिनाइटल एरियाज़ में टेल्कम पाउडर लगाती है या जो सैनिटरी नेपकिन्स आते हैं उन पे लगा के यूज़ करती हैं तो उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर हो सकता है ओबेसिटी। जो फीमेल्स ओबेज होती हैं उनमें भी ओवेरियन कैंसर होने के चांस होते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है स्टेजेस की, कि कितनी स्टेज में जो है ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है, और ये जो स्टेज है इसके स्प्रेडिंग के हिसाब से है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है
उसमें जो कैंसर सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, ओवेरीज के सरफेस पे, मींस ओवेरीज में ही कैंसर सेल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ से आगे स्प्रेड नहीं होती है। तो वो तो है स्टेज फर्स्ट। स्टेज टू में क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स है वो कहाँ स्प्रेड हो जाएगी, पेल्विस के अदर पार्ट्स में, मींस अदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं पेल्विस में, लाइक फेलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया, इनके अंदर भी जो है कैंसर सेल स्प्रेड हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे स्टेज टू। स्टेज थ्री में क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स है वो पेल्विस के आउटसाइड की तरफ स्प्रेड होने लग जाएगी, मींस जो एब्डोमिनल केविटी है, जो जीआई सिस्टम है, वहाँ तक भी कैंसर सेल्स पहुँच जाएगी, तो उस स्टेज को बोलेंगे स्टेज थ्री। स्टेज फोर में क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स है वो पेल्विस और एब्डोमिनल केविटी दोनों से बाहर की तरफ स्प्रेड होने लग जाएगी, मींस जो लीवर है, लंग्स है और अदर बॉडी ऑर्गन्स है, वहाँ पे भी जो है कैंसर सेल्स स्प्रेड हो जाएगी, जिसको बोलेंगे स्टेज फोर। तो ये तो हो गए स्टेजिंग ओवेरियन कैंसर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसमें फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है एबनॉर्मलिटीज़ इन मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी डेवलपमेंट एंड एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरेज से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखते हैं, मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर यहाँ पे कैंसर की कंडीशन है ओवरीज में, तो इन हार्मोन्स के लेवल में भी इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन में एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी। प्यूबर्टी डेवलपमेंट है वो भी जल्दी हो जाएगा फीमेल्स में। दूसरा, हेयर ग्रोथ भी यहाँ पे एबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा एब्डोमिनल और पेल्विक डिस्कम्फर्ट। जो ट्यूमर्स होंगे, जो कैंसर सेल्स होंगे, वो क्या करेगी, एब्डोमन और पेल्विक में डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट करेगी या पैदा करेगी। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे बैक और लेग पेन। जो ओवेरियन कैंसर की वजह से फीमेल्स में बैक और लेग पेन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। जनरली ये मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स वगैरह आते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एब्डोमिनल स्वेलिंग रहेगी। स्वेलिंग की प्रॉब्लम क्यों रहेगी, ब्लोटिंग क्यों देखने को मिलेगी एब्डोमिनल में, उसके पीछे भी एक रीज़न रहता है एसाइटस। एसाइटस क्या होता है, एसाइटस का मीन होता है जो पेरोटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना। ओके, अगर पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड बन रहा है, जमा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसाइटस, और उसकी वजह से एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एसाइटस क्यों होता है, क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होती है वो क्या करती हैं, जो पेरिटोनियम लेयर है उसको इरिटेट करती है, और अगर पेरिटोनियम लेयर इरिटेट होती है तो वहाँ पे फ्लूइड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से एसाइटस की कंडीशन डेवलप होती है, और एसाइटस होगा तो एब्डोमिनल में स्वेलिंग रहेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ये क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स है, जो ट्यूमर वहाँ मास फॉर्म हुआ है, वो क्या करेगा, यूट्रस पे प्रेशर डालेगा, और यूट्रस पे अगर प्रेशर डालेगा तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जो ट्यूमर या कैंसर की कंडीशन रहती है वो बहुत हद तक जो है कुछ इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से पर्सन को भूख नहीं लगती, लाइक नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है या अदर कोई कंडीशन है, तो उस वजह से पर्सन को भूख नहीं लगेगी, और अगर भूख नहीं लगेगी तो उसकी वजह से और भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, लाइक फेटिगनेस रहेगी, थकान सी रहेगी, माल नरिश्ड अपीयरेंस रहेगा, मीन्स जो है जो फीमेल रहेगी वो एकदम से माल नरिश सी दिखेगी, मीन पतली रहेगी बहुत। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है हमेशा जो है थकान रहेगी, एनी टाइम जो है टायर्ड फील होगा। तो ये सब जो है सिम्टम इंटर कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो है कि जो इंटर कोर्स करते टाइम पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा इंटर कोर्स के टाइम। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद आती है इसके डायग्नोसिस की बात। तो इसमें सबसे पहले पर्सन का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड टू एग्जामिनेशन करना है। ओके, और फिजिकल एग्जामिनेशन में एक पेल्विक एग्जामिनेशन आता है। पेल्विक एग्जामिनेशन में और करते क्या है डॉक्टर्स, जो
पेल्विक एरिया है वहाँ पे पाल्पेट करके देखते हैं तो वहाँ पे क्या फील होता है, कुछ इस तरह के मासेज या नोड्यूल्स जो हैं वहाँ पे फील होते हैं या अनयूजुअल ग्रोथ फील होती है, जो कि किसका साइन है, ओवरीज में कैंसर का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं, एक सब्सटेंस को यहाँ पे ब्लड में देखते हैं जिसका नाम है CA-125। ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ओवेरियन सेल्स के सरफेस पे। तो जो कैंसर की कंडीशन रहेगी, अगर ओवेरियन में ओवेरीज में कैंसर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस सब्सटेंस का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, जो किसका इंडिकेशन है, ओवेरियन कैंसर का। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। ये जो है इमेजिंग टेक्निक है जिसमें जो है यूट्रस का विजुअलाइजेशन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन का पता चल जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी में क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स है या जो यूट्रस है वहाँ से सैंपल लेंगे और सैंपल का जो है टेस्ट करेंगे, उससे पता लगा सकते हैं कि उसमें कैंसर सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे CT स्कैन कर सकते हैं। CT स्कैन भी एक तरह की इमेजिंग टेक्निक है जिसमें भी जो है इमेज यहाँ पे शो हो जाती है और जो है प्रॉब्लम जो ट्यूमर सेल्स है उनका पता चल जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओवेरीज में कैंसर है तो चेस्ट एक्सरे का यह क्या यूज़ है, अगर जो ट्यूमर सेल्स है वो लंग्स तक स्प्रेड हो जाए या चेस्ट कैविटी में स्प्रेड हो जाए तो उस टाइम चेस्ट एक्सरे काम आता है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं। ये कब करेंगे, अगर इंटेस्टाइन में कैंसर स्प्रेड हो गया है। तो अगर इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया है तो कोलोनोस्कोपी करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, जिससे कैंसर सेल्स का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये बात हो गई डायग्नोसिस की। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद बात आती है इसके मैनेजमेंट की। तो जो ओवेरीज है, ओवेरियन कैंसर है, इसका जो प्रायर ट्रीटमेंट होता है, जो यूजुअल ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी। तो यहाँ पे 3 टाइप की सर्जरीज देखने को मिलती है। वो जो सर्जरी है वो भी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो कैंसर सेल्स है वो कितनी स्प्रेड हुई है और उसमें कितने जो है ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। तो अगर इसमें पूरा कंप्लीट यूट्रस इन्वॉल्व है तो उसके लिए सर्जरी करेंगे टोटल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें जो है कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन सर्जरी आती है इसमें साल्पिन जो ओफेरेक्टमी। इसमें क्या करते हैं कि अगर फेलोपियन ट्यूब और ओवेरीज दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है, इनमें ट्यूमर डेवलप हो चुका है, कैंसर सेल्स बन चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और ओवेरीज को रिमूव कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं साल्पिन जो ओफेरेक्टमी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे सर्जरी आती है डी बल्किंग सर्जरी। ये क्या होती है, इस सर्जरी में करते क्या है कि ट्यूमर का कुछ पार्ट जो है ट्यूमर का उसको रिमूव कर लिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी यहाँ देनी है उसमें इम्प्रूवाइजेशन होता है। दूसरा, जो सिम्टम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो भी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डी बल्किंग सर्जरी। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद आती है सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जो है कुछ इस तरह की एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती है जो क्या करती हैं, कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है। और ये जो कीमोथेरेपी इसको सर्जरी से पहले भी दे सकते हैं और सर्जरी के बाद में भी दे सकते हैं। सर्जरी के पहले क्यों देंगे, ताकि जो सर्जरी है उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो अच्छा निकले। और सर्जरी के बाद में क्यों देंगे कि अगर मान लो सर्जरी होने के बाद में भी कुछ कैंसर सेल्स वहाँ पे बच गई है, रिमेन्स है, तो उनको किल करने के लिए। ओके, अब इसमें कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स आती हैं, लाइसिसप्लास्टिन है, कार्बोप्लेटिन है, मेल्फालान है और डोक्सोरिबोसिन है। ये इस तरह की कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स है जो कीमोथेरेपी में यूज़ होती है। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात आती है रेडिएशन थेरेपी की। तो रेडिएशन थेरेपी में जो है यूवी रेज जो है, इस तरह की रेडिएशन रेज दी जाती है या बॉडी को एक्सपोज कराई जाती हैं, जो क्या करती हैं, कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है। रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी है ओवेरियन कैंसर में रेयरली यूज़ की जाती है। मीन्स जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है ओवेरियन कैंसर का, मीन्स जो स्टार्टिंग होती है ट्रीटमेंट की, उस टाइम जो रेडिएशन थेरेपी वो रेयरली यहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, तो ये बात हो गई जनरल मैनेजमेंट की ओवेरियन कैंसर की। अब बात आती है इसके प्रिवेंशन की, कि ओवेरीज में जो कैंसर की कंडीशन होती है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं फीमेल्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है
encourage the use of oral contraceptives which can reduce the risk of ovarian cancer by 40 to 50%। जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आती हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आती हैं, इनका यूज़ फीमेल्स को करना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स लेती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांस बहुत कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रिवेंशन पॉइंट आता है कि जो ये डाइट है वो कैसी लेनी चाहिए। लो फैट डाइट लेनी चाहिए, हाई फाइबर होनी चाहिए, और मीन्स जो डाइट में है मीट कम लेना चाहिए, और एल्कोहल का कंजप्शन भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो है डाइट मॉडिफिकेशन करनी लेनी है। ओके, नेक्स्ट वन है जो एक्सरसाइज जो है यहाँ पे करनी चाहिए 3 टाइम्स वीकली, मीन्स एक हफ्ते में 3 टाइम जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे भी ओवेरियन कैंसर होने के चांस कम होते हैं। नेक्स्ट वन है जेनेटिक काउंसलिंग। यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग क्यों देनी है कि अगर किसी फीमेल के फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स किसी फीमेल के फैमिली में किसी को पहले ओवेरियन कैंसर हो चुका है, तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग देना ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए। ओके, तो ये बात हो गई ओवेरियन कैंसर के प्रिवेंशन की, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।